हे गाइस, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पढ़ा था, 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो मैंने लिया वो सन्यासी, फ़कीर, खासी, भील, रामोसी, कच्छ का विद्रोह और अन्य कई महत्वपूर्ण विद्रोह को शामिल किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसकी जो पृष्ठभूमि थी उसको देख लेते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो वो सिर्फ ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आती है, ठीक है। लेकिन उसका बाद में जो मोटो बन जाता है, मेन मोटो, वो होता है भारतीयों का शोषण करना। भारत में रह के भारतीयों का शोषण करना उसका मेन मोटो बन जाता है, ठीक है। तो उसने कई ऐसी नीतियां समय समय पे बनाई जिससे भारतीयों की परेशानियां बढ़ने लगती हैं, जैसे रॉबर्ट क्लाइव का द्वैध शासन, कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त और रीड और मुनरो की रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये सब इन्होंने लागू करके आम लोगों को और किसानों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे भारतीयों का धैर्य टूटता है, उनके धैर्य की सीमा टूटती है और समय समय पर कई विद्रोह होते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक बोला था कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, इसको भी देख लेते ही आखिर था क्या। देखिए, स्थायी बंदोबस्त में कॉर्नवालिस का जो था, पहले तो कॉर्नवालिस जो थे वो गवर्नर जनरल कब से कब तक रहते हैं? तो 1786 से 93 तक वो गवर्नर जनरल रहते हैं। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था कि जो लगान वसूलने की वार्षिक प्रबंध थी उसको समाप्त कर दिया और 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगान वसूलने के वार्षिक प्रतिबंध को समाप्त कर 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। तो इस व्यवस्था को हम लोग जमींदारी, मालगुजारी, जागीरदारी या इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी। एक जो आय थी वो हमेशा के लिए निश्चित कर दी जाती है। तो जमींदार क्या करते थे? किसानों से जो लगान को वसूल करते थे उसका 10/11 भाग सरकारी कोष में और शेष 1/11 भाग अपने पास रखते थे। इसमें था क्या कि जैसे कोई आपदा हो जाती थी, ठीक है, तो उसमें भी किसानों को फिर कोई रियायत नहीं दी जाती थी, कोई छूट नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो और जो लगान की दर थी उसे बढ़ाने का अधिकार किसे था? जमींदारों को था। सरकार को इसके पास, डायरेक्ट सरकार को इसके पास कोई अधिकार नहीं था। मींस अगर लगान की दर बढ़ाएगी तो जमींदार बढ़ाएगा, सरकार नहीं बढ़ाती थी। तो इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी स्थायी बंदोबस्त में, किसको दी गई थी? वो सरकार को दी गई थी, वो किसको दी गई थी? जमींदारों को दी गई थी, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त जो था वो सबसे पहले कहाँ लागू होता है ये भी पूछा था। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल में लागू होता है, उसके बाद बिहार, उड़ीसा में लागू होता है, कर्नाटक में और कुछ बनारस के खंड पे लागू होता है, यूपी के बनारस खंड पे लागू होता है, ठीक है। तो ये जो था, अगर बोले भारत में, तो भारत का जो पूरा भाग था उसका 19% भाग में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था होती है। अब मैंने बोला था रीड और मुनरो की रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी तो उसमें पहले रैयत मीन्स क्या होता है? तो रैयत मीन्स होता है जैसे कि सामान्य किसान और जो प्रजा होती थी उसे रैयत बोलते थे। तो सरकार द्वारा जो ये किसान थे, जो प्रजा थी, उससे व्यक्तिगत रूप से जो डायरेक्ट रूप से लगान वसूला जाता है तो उसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। मीन्स इसमें जमींदार का रोल नहीं था, ठीक है। डी डायरेक्ट सरकार के द्वारा लगान वसूला जाता था, इसमें जमींदारों से कोई मतलब नहीं रहता था। सबसे पहले बार अगर बोले रैयतवाड़ी बंदोबस्त तो 1792 में तमिलनाडु के बारामहल जिले में कर्नल रीड के द्वारा लागू करी गई थी। वहाँ पे कहाँ पे? बंगाल पे हुई थी अगर बोले स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, ठीक है। जो लेकिन अगर बोले कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त तो 1792 में कर्नल रीड के द्वारा तमिलनाडु के बारामहल जिले में सबसे पहले लागू की गई थी। लेकिन इसका जो वास्तविक रूप से लागू किया था, किसने किया था? उसका जो श्रेय दिया जाता है वास्तविक रूप से टॉमस मुनरो को दिया जाता है। इसी वजह से रीड और मुनरो की रैयतवाड़ी व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, बम्बई, असम में, बरार में और कुर्ग क्षेत्र में लागू की गई थी। और ये जो व्यवस्था है पूरे भारत का भूभाग है उसका 51% भाग में लागू की गई थी। मीन्स ये स्थायी बंदोबस्त से ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते, मेन टॉपिक में आते हैं। हमारा सन्यासी विद्रोह पहला विद्रोह है। देखिए, जो सन्यासी विद्रोह था, सबसे पहले विद्रोह कौन सा होता है? सन्यासी विद्रोह होता है। तो इससे प्रभावित जो क्षेत्र था वो कौन सा था? मुख्य रूप से बंगाल था और बिहार भी इससे प्रभावित था। इसके नेतृत्व जिसने किया था वो केना सरकार और दीजी नारायण ने किया था।
इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 1763 से 1800 तक, ठीक है, 1763 से 1800 तक रहता है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों पे प्रतिबंध लगाना, इसका मुख्य कारण होता है। लेकिन देखिए 1770 की बात है, वहाँ पे बंगाल में भयंकर अकाल भी पड़ता है, तो उससे लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिससे सन्यासी लोग विद्रोह कर देते हैं। एक कारण ये भी होता है जो 1770 का अकाल है, ठीक। तो जो एक नोट पॉइंट आपको इसमें सन्यासी विद्रोह में ये भी ध्यान रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है उसमें इस विद्रोह का उल्लेख किया गया। पूछ सकता है, जैसे ऑप्शंस दे दिया गया, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पे किया गया, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में भी किया गया है, और इसका जो दमन करते वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। देखिए वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो वो 1772 से 1772 से 74 तक बंगाल का गवर्नर रहता है, फिर 1774 से 85 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। मतलब जो देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो 1772 से 74 तक वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर, उसके बाद 1774 से 85 तक वो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। चलिए आगे आते हैं। आगे हमारा है फ़कीर विद्रोह। फ़कीर विद्रोह भी उसका क्षेत्र कौन सा रहता है, बंगाल रहता है। इसमें जो नेतृत्व करता रहते हैं वो मजनून शाह, चिराग अली, हिरागुल शाह, फ़कीर मूसा शाह। चिराग अली, हिरागुल और मूसा ये मजनून के ही शिष्य होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो चिराग अली शाह होते हैं उनकी जो हेल्प करते हैं वो दो प्रसिद्ध हिंदू, उनका नाम भी आता है, तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी करते हैं, ठीक है। तो अगर ये बोला जाए कि किस विद्रोह से रिलेटेड है भवानी पाठक और देवी चौधरानी, तो फ़कीर विद्रोह से वो रिलेटेड हैं, ठीक है। तो भवानी पाठक जो हैं वो इसमें मारे भी जाते हैं, और जो देवी चौधरानी हैं वो भी इस युद्ध में अपना लड़ती रहती हैं, और उन अंत में उनका क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है। तो जो मजनून शाह के समय जो ये विद्रोह था वो सन्यासी विद्रोह का ही हिस्सा था। इसमें इम्पॉर्टेंट तथ्य यही है, और उसके बाद ये उससे अलग हो जाता है। सन्यासी विद्रोह किससे, जो फ़कीर विद्रोह सन्यासी विद्रोह से अलग हो जाता है। चलिए आगे आते हैं। आगे का विद्रोह हमारा है वेलुथम्पी विद्रोह, ठीक है। तो वेलुथम्पी विद्रोह जो है वो केरल का था, मतलब केरल में कहाँ पे, त्रावणकोर का। वेलुथम्पी इसके नेतृत्व करता थे 1805 से 1809 तक ये रहता है, ओके। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि त्रावणकोर के राजा को वेलजली, जो कि गवर्नर जनरल रहता 1798 से 1805 तक, ने सहायक संधि करने के लिए मजबूर किया था, और दीवान के पद पे आसीन वेलुथम्पी को हटा दिया। इसी कारण वो विद्रोह कर देता है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट विद्रोह हमारा है पागलपंथी विद्रोह। तो ये इसका जो क्षेत्र था बंगाल असम था, नेतृत्व टीपू ने किया था। समय इसका 1813 और 33 था, 1813 से 33 तक। पागलपंथी जो था एक धार्मिक, ध्यान रखिए टीपू वाले टीपू नहीं है, ठीक है, टीपू सुल्तान नहीं है ये। पागलपंथी एक धार्मिक संप्रदाय था। इसका अन्य नाम जो था वो बाउल धर्म था। ये किसानों का विद्रोह था जो कि जमींदारों अंग्रेजों के विरुद्ध थे, ठीक है। 1813 में इसका नेतृत्व टीपू ने किया था, और उन्हीं ने इसके विद्रोह को जन्म दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कच्छ का विद्रोह। कच्छ इसका क्षेत्र नेतृत्व भारमल ने किया था, 1816 इसका टाइम ड्यूरेशन है। और देखिए इसमें क्या था, अंग्रेज़ों ने राजा भारमल को गद्दी से हटा दिया और उसके अल्पवयस्क पुत्र को वहाँ पे बिठा दिया, और वास्तविक शासन खुद करने लगे, और भूमि कर को क्या करते हैं, बढ़ा देते। यही इस विद्रोह का कारण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है भील विद्रोह। ये पश्चिमी घाट पे हुआ था। इसका नेतृत्व सीवरम ने किया था, और इसका जो टाइम रहता है 1818 से 31 तक रहता है। इसमें इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये सब मैचिंग के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट विद्रोह हमारा है रामोसी विद्रोह, जो कि पश्चिमी घाट में ये भी हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता थे चित्तर सिंह उमा जी थे, और इसका जो टाइम रहता है 1822 से 29 तक रहता है। ये विद्रोह जो था वो अकाल और भूख की समस्या के कारण शुरू हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले जो रामोसी जाति थे उनके लोगों ने 1822 में
अपने नेता चित्तर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह कर दिया। उसके बाद 1825 से 26 में भयंकर अकाल होता है। अन्न के अभाव के कारण उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह होता है। तो देखिए, अकाल भूख की समस्या के कारण कौन सा विद्रोह होता है? रामोसी विद्रोह होता है। कहाँ पे होता है? पश्चिमी घाट पे होता है। रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में, नेता कौन होते? चित्तर सिंह, उनके नेतृत्व में विद्रोह करते हैं। फिर उसके बाद 1825 से 26 में जब भयंकर अकाल पड़ता है तो अन्न के अभाव के कारण उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट विद्रोह हमारा है कित्तूर चिन्नम्मा का विद्रोह। कित्तूर चिन्नम्मा का विद्रोह, ठीक है, जो कि कित्तूर में हुआ था। कित्तूर कहाँ पे? कर्नाटक में है। इसकी जो नेतृत्व करता थी रानी चिन्नम्मा थी, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो टाइम था 1824 से 29 तक रहता। देखिए होता क्या है, जो रानी चिन्नम्मा थी तो उनका क्या था, जब वहाँ के शासक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो मतलब इनके पति की जब मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, जो इनका गोद लिया हुआ बेटा था तो उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं। तो यही वजह, और भाई जब उत्तराधिकारी ही नहीं रहेगा तो फिर वहाँ का जो शासन है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो इसी वजह से रानी चिन्नम्मा ने 1824 में विद्रोह किया था। इसी वजह से रानी चिन्नम्मा ने 1824 में विद्रोह किया था। क्यों? क्योंकि जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है तो जो उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने क्या किया था, जो पुत्र गोद दिया था तो उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेज इनकार कर देते हैं और ये विद्रोह कर देती हैं। तो इनकी जो हेल्प की थी वो रायप्पा ने करी थी। रायप्पा की सहायता से इन्होंने 1824 में विद्रोह किया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है अहोम विद्रोह, जो कि असम में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर हैं और 1828 में ये विद्रोह हुआ था। इतना ही इसमें जानने के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट विद्रोह हमारा है वो है खासी विद्रोह। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे जो प्रभावित क्षेत्र होते असम, मेघालय, बांग्लादेश रहता है। और नेतृत्व जो किया था वो तीरथ सिंह ने किया था। समय 1829 से 33 तक रहता है। देखिए, बर्मा मतलब आज का म्यांमार, इसका जो प्रथम अंग्रेज़ों के साथ जो प्रथम युद्ध होता है 1824 में, तो उसमें क्या होता है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में अंग्रेज़ यहाँ पे अधिकार कर लेते हैं। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया था, असम से सिलहट का जो बांग्लादेश में, वहाँ से उन दोनों को जोड़ने के लिए सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया। असम से सिलहट को जोड़ने के लिए सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया। ये सड़क खासी पहाड़ी का मेघालय है तो वहाँ से होकर जाती थी, ठीक है। तो वहाँ से क्या किया उन्होंने, खासी के जो मज़दूर हैं, खासी मज़दूरों को ज़बरदस्ती सड़क निर्माण के लिए भर्ती करने लगे। तो होता है क्या, जो तीरथ सिंह थे, इनके नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासियों ने क्या किया, 1829 को 1829 में राजा मानिक के आदेश पर विद्रोह कर दिया। तो तीरथ सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, मानिक का नाम ध्यान रखना है। तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासियों ने 1829 में राजा मानिक के आदेश पे विद्रोह कर दिया। 1833 में तीरथ सिंह ने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर लिया था। तो आपको यहाँ पे नेतृत्वकर्ता का नाम जरूर ध्यान रखना है, एरिया के नाम ध्यान रखना है कि किसी इसका प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट जो विद्रोह है वो है मैसूर विद्रोह, जो कि मैसूर में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे सरदार मुल्ला, और इसका जो टाइम था वो 1830 से 31 था। देखिए था क्या, जब 1799 में 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली करता क्या है, उस समय कौन था गवर्नर, लॉर्ड वेलेस्ली था। तो लॉर्ड वेलेस्ली करता क्या है, एक बार फिर से मैसूर में वॉडियर वंश की सत्ता को स्थापित कर देता है। तो अपने अंडर पे करता है, ठीक है। वॉडियर वंश की सत्ता को स्थापित किससे, अपने अंडर पे करता है। तो उसमें होता है क्या है कि जो मैसूर में कंपनी का जो वित्तीय दबाव था वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब वित्तीय दबाव जब बढ़ जाता है तो जो जमींदारों से अधिक राजस्व की मांग करी जाती है, तो इसका बोझ किस पे आता है, किसानों पे आता है, ठीक है। तो इसी कारण जो किसानों ने क्या किया था, अपने नेता सरदार मुल्ला के नेतृत्व में इसका विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, सरदार मुल्ला के नेतृत्व में ये हुआ था 1830 से 31 के बीच। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, जो कि छोटा नागपुर का पठार इसका क्षेत्र होता है। बुद्धो भगत इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। 1831 से 32 के बीच ये होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, मोपला विद्रोह जो है वो कहाँ पे होता है, तो मोपला विद्रोह जो होता है केरल के मालाबार तट पे होता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे अली मुसालियार थे।
ये एक बार 1836 से 54 तक इसका टाइम ड्यूरेशन है। फिर उसके बाद पुनः ये विद्रोह जो होता है वो 1921 से 22 जब असहयोग आंदोलन होता है उसके दौरान होता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट विद्रोह, इसके बारे में पूछा जाता है। देखिए, मोपला विद्रोह की शुरुआत जो होती है वो 1836 के करीब होती है। 1836 से 54 पहले टाइम ड्यूरेशन है इसका, तो 1836 में केरल के मालाबार क्षेत्र में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो मालाबार में जब स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो हिंदू जमींदार थे उनको भूमि संबंधी अधिकार और ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो मोपला किसानों को भूमि से वो लोग क्या करते हैं, बेदखल करने लगते हैं। जो मोपला जो था वो क्या था, एक तरह से मुस्लिम थे। ठीक है, वो वहाँ पे मुस्लिम मालाबार तट पे जो निवास करने वाले मुस्लिम जो थे उनको मोपला, मतलब एक तरह से मोपला जो जाति है वो मुस्लिम की थी। ठीक है, तो होता है कि जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है तो वहाँ पे हिंदू जमींदार जो थे उन्हें भूमि संबंधी जब अधिकार मिल जाते हैं तो वो मोपला किसानों को, मतलब जो मुस्लिम किसान थे उनको भूमि से बेदखल करने लगते हैं। उसके बाद फिर बाद में क्या होता है, 1921 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान अली मुसलियार के नेतृत्व में ये विद्रोह आरंभ होता है और इसका भी दमन कर दिया जाता। तो पहले जो हुआ था वो अली मुसलियार, बाद में जो हुआ था अली मुसलियार के नेतृत्व में होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका मेन कारण यही होता है कि जो जमींदार लोग थे, हिंदू जमींदार जो थे, वो क्या करते हैं, जो मोपला किसान होते हैं, मतलब मुस्लिम जो जमींदार या मुस्लिम किसानों पे उनको उनकी जो ज़मीनों हड़प करने लगते हैं। तो यही प्रॉब्लम होती है। तो मुस्लिम जो ये मोपला थे वो क्या करते, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें अली मुसलियार का नेम ध्यान रखना है। मोपला कहाँ पे, केरल के मालाबार तट पे होता है। टाइम ड्यूरेशन 1836 से 54। फिर दोबारा असहयोग, अब ये हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बन जाए, असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा विद्रोह हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 1921 से 22 के ड्यूरेशन पे मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोबारा जो हुआ था। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे हमारा और विद्रोह, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह पड़े हुए हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इतना रखते हैं। चलिए, थैंक यू।